गुड इवनिंग गाइस, नमस्ते, नमस्कार, शुभ संध्या। चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के जितने सारे वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चंस किए गए हैं उसका एक्सप्लेनेशन, उसको समझेंगे और एक एक करके सारे वर्ड के बारे में जानेंगे। तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए, सभी को जोड़ भी लीजिए, शेयर कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए, क्योंकि आज हम लोग बहुत ही इत्मीनान तरीके से, बहुत ही शिद्दत के साथ पढ़ने वाले हैं। हम लोग प्रीवियस ईयर के जितने सारे पूछे गए, प्रीवियस ईयर में जितने सारे पूछे गए वोकैब है उन सब, ठीक है। तो चलिए एक बार जोड़ लीजिए, थोड़ा सा और बढ़िया होना चाहिए, थोड़ा और बढ़िया से। गुड इवनिंग गाइस, नमस्ते, नमस्कार, शुभ संध्या। चलिए जोड़ लीजिए अपने दोस्तों को, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत सारे वर्ड्स, और वो सारे वर्ड्स जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर में जितने तरीके से क्वेश्चंस को पूछा गया है उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग लेने वाले हैं, और सारे के सारे रिलेट होगा किससे, आपके वोकैब वाले सेशन से। तो चलिए दोस्तों को जोड़ लीजिए, क्योंकि आज हम लोग अपने इस जर्नी में एक नए मोड के साथ, एक नए तरीके के साथ, एक नए शिद्दत और एक नई फिर से बोलेंगे। गुड इवनिंग गाइस, नमस्ते, नमस्कार, शुभ संध्या। चलिए आज हम लोग सीखने वाले हैं वोकैब से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स, और वे सारे वर्ड्स जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आए हैं, या ऐसे बोले कि प्रीवियस ईयर के सेट से उठाए गए सारे क्वेश्चंस हैं एज इट इज, जैसा कि आपको पूछा गया है। इसमें हम लोग मिसलेनियस लेकर के चलेंगे, जिसमें कि आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इसके साथ आपको वन वर्ड और इडियम्स, फ्रेजेस, इन सारे का आपको एक साथ कलेक्शन मिलने वाला है। और इसको करेंगे हम लोग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, आंसर कैसे टिक करें, तो इसको भी हम लोग समझ लेंगे आज के ही सेशन में। और आज के सेशन में हम लोग करेंगे जो आपके सामने 2022 में CHSL में पूछे गए हैं एक सेट के क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए एक बार दोस्तों को भी जोड़ लीजिए, सेशन को लाइक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे आज की जो हम लोग की जर्नी है, आज की जो कार्य है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जोड़ लीजिए दोस्तों को, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं, ठीक। तो अब हम लोग को शुरू करना चाहिए, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आपके सामने एज इट इज पूछा गया है CHSL 2022 के टियर 1 में, ठीक है। तो आपको देखना है कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, एक सेट में कितने क्वेश्चंस रिलेट रहता है आपका वोकैब सेक्शन से। आज आपको हम कराने वाले क्वेश्चंस लगभग 10, और ये 10 के 10 क्वेश्चन एक ही सेट में पूछे गए, और सारे के सारे रिलेट है आपके वोकैब वाले सेक्शन से, वोकैब वाले जोन से, ठीक है। तो देखिए कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए वोकैब पढ़ना, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग करेंगे, और जैसे कि यहाँ पे आपके सामने एक टाइटल भी लिखा हुआ है ना कि प्रीवियस ईयर्स वोकैब और डे 1, इसका मतलब कि आने वाले दिन में हम लोग इस पे और भी एक्सरसाइज को करेंगे, और भी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम, दैट मीन्स द सेम, दैट मीन्स द सेम, ठीक है ना। दैट मीन्स द सेम, द सेम का मतलब आप बोलेंगे सर सिनोनिम, क्या बोलेंगे, सिनोनिम। तो हमको सिनोनिम ढूंढना है, लेकिन कौन सा वर्ड है, अपोलोजेटिक, अपोलोजेटिक, बोलिए मेरे साथ, अपोलोजेटिक। अब इसके 4 अलग अलग ऑप्शन है, कॉन्ट्राइट, सॉलिड, स्टेगनेंट और डेरिसिव, ठीक है। क्या क्या है आपके सामने ऑप्शन, कॉन्ट्राइट, सॉलिड, स्टेगनेंट और डेरिसिव। तो एक बार सारे ऑप्शन को आप देख लीजिए, सारे ऑप्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या है किसका मतलब, इस सब चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। तो है सबसे पहले आपके सामने वर्ड क्या लिखा हुआ, अपोलोजेटिक, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ, अपोलोजेटिक। अपोलोजेटिक के बारे में बात करें तो अपोलोजाइज, अपोलोजाइज एक वर्ड आप सुने होंगे, अपोलोजाइज। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्षमा करना, ठीक है। जब आप किसी कोई गलती कर लेते हैं तो सामने वाले से क्या करते हैं, क्या बोलते हैं कि प्लीज अपोलोजाइज मी, कृपया मुझे क्षमा कर दें। तो यहाँ पे वर्ड क्या दिखा, अपोलोजाइज, और अपोलोजाइज में वही वर्ड लिखा हुआ है जो अपोलोजेटिक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब अपोलोजेटिक का क्या मतलब हो जाएगा, तो अपोलोजेटिक का मतलब हो जाएगा आपके सामने कहीं ना कहीं क्षमा करने से, कहीं ना कहीं माफ करने से, या फिर माफ करने की क्या बनेगा, एक सेंस बनेगा। तो इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि आप जब किसी को चोट पहुंचाते हैं, और जब चोट पहुंचाते हैं
तो आप उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए क्या दिखाने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं आप उसके लिए दिखाने की कोशिश, बोलिए, पीटी दिखाने की कोशिश करते हैं, दया दिखाने की कोशिश करते हैं। तो बोलेंगे कि शोइंग दैट यू फील सॉरी, you feel sorry when you make someone problem। अब जब किसी को प्रॉब्लम पहुंचाते हैं, ठीक है, जब आप किसी को प्रॉब्लम में पहुंचा देते हैं तब आप उसको लेकर के क्या जताने की कोशिश करते हैं, सॉरी। और सॉरी का मतलब दुख, सॉरी का मतलब दुख, दुख जताने की कोशिश करते हैं। तो उसी चीज को आप क्या बोलेंगे, अपोलोजेटिक। क्या बोलेंगे, अपोलोजेटिक, ठीक है, उसी को आप क्या बोलेंगे, अपोलोजेटिक। ठीक, अब आपके सामने चार अलग अलग वर्ड है। सॉलिड, सॉलिड क्या होता है, सॉलिड का मतलब हो गया, सॉलिड को आप क्या बोलेंगे, सॉलिड को बोलेंगे जो चीज कठोर हो, ठीक है ना, स्ट्रांग हो, जो चीज एक डेफिनेट शेप में हो, जो चीज कैसे चीज में हो, डेफिनेट शेप में। अरे मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, फिर से हम शुरू करते हैं। कितना बजे, 6 बजने वाला है भगवान। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वोकैब, और आज के वोकैब सेशन में हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस। नमस्कार, गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग गाइस। हेलो गाइस, क्या बोलूं, हेलो गाइस, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते। आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं वोकैब, और ये सारे वोकैब आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं, और हम आज उन सारे क्वेश्चंस को एज इट इज उठाए हैं। उसके ऑप्शन भी वही है जो आपके प्रीवियस ईयर के सेट में पूछे गए। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कितने सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं वोकैब से रिलेटेड, और क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है, ऑप्शन कैसे होता है, हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करें, अपने आंसर को कैसे सटीक तरीके से टिक करें, कहां पर आपको ज्यादा रटने की जरूरत है, कहां पर आपको अपने माइंड लगा करके ऑप्शन को एलिमिनेट करने की जरूरत है। तो आज हम लोग इस सारी चीजों को सीखेंगे, साथ ही रिवाइज करेंगे इससे पहले पढ़े हुए वोकैब को, क्योंकि जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे वर्ड्स आपको दिख जाएगा जो आप पहले पढ़ चुके होंगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज आपके लिए रिवाइज भी हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इत्मीनान और बहुत ही शिद्दत से इन सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे, इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, इन सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। तो चलिए जल्दी से आप अपने दोस्त को जोड़ लीजिए, इस सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर लीजिए, और आराम से बहुत ही शिद्दत के साथ आराम से आप इस सेशन को एंजॉय करने की शुरुआत कर दीजिए, ठीक है। तो जल्दी से जोड़ लीजिए। चलिए एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल लर्नर्स पॉइंट पे, और शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस।
तो जैसे कि आपके सामने एक टाइटल भी लिखा हुआ है, प्रीवियस ईयर्स वोकैब डे 1, इसका मतलब हम लोग और भी दिन में इसको और भी सेट के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उन सारे का एक्सप्लेनेशन समझने वाले हैं। तो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आपका जो टीयर 1 में पूछा गया है, और क्वेश्चंस कहाँ का, CHSL 2022 का। और क्वेश्चंस आपके सामने देखिए कैसे पूछा जाता है कि चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। द सेम का मतलब होता है सिनोनिम। आपको यहाँ पे क्या ढूंढना है, सिनोनिम को ढूंढना है। और क्वेश्चंस आपके सामने क्या लिखा हुआ है, अपोलोजेटिक। क्या लिखा हुआ, अपोलोजेटिक। अपोलोजेटिक का क्या मतलब क्या होता है, अपोलोजेटिक का क्या मतलब होता है, इसको आप ध्यान से एक बार सीख लीजिए, क्योंकि ये वर्ड आपके सामने नया होगा और इसके मतलब को आप जान जाएंगे। इसका मतलब होता है, आप इसको एक वर्ड में लिखेंगे कि सोइंग या फील दैट यू फील सॉरी। ठीक है, जब कोई व्यक्ति दुख में हो, प्रॉब्लम में हो, और उस वक्त आप ये दिखाते हैं कि हम कैसा फील कर रहे हैं, आपको देख करके बड़ा दुख फील कर रहे हैं। सॉरी का मतलब होता है दुख, ना कि माफ करना। ठीक है, तो सॉरी आप फील कर रहे हैं, दुख फील कर रहे हैं। When someone is in unhappiness और upset, जब वो दुख में हो, अपसेट हो, सैडनेस में हो, तब आप उसको देख करके कैसा फील करते हैं, दुखी फील करते हैं। तो इसी चीज को, इसी फीलिंग को आप क्या बोलेंगे, अपोलोजेटिक। क्या फील करेंगे, क्या बोलेंगे आप उसको, अपोलोजेटिक। एक बार फिर से बोलिए, अपोलोजेटिक। इसका मतलब शोइंग दैट यू फील सॉरी व्हेन समवन इज इन प्रॉब्लम, व्हेन समवन इज इन प्रॉब्लम। और भी लिख लीजिए, when someone is in problem, जब कोई व्यक्ति प्रॉब्लम में है और आप दुख फील करते हैं, that is called apologetic। एक वर्ड का मतलब आप समझ गए। अब चलिए इसके ऑप्शन को हम देखते हैं, कॉन्ट्राइट, सॉलिड, स्टेगनेंट और डेरिसिव। तो इन सारे के बारे में आप थोड़ा सा जानने की कोशिश कीजिए, उसके बाद हम लोग आंसर करते हैं। तो सबसे पहले सॉलिड, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सॉलिड। और सॉलिड का क्या मतलब होता है, सॉलिड का मतलब होता है जो कि स्ट्रांग हो, जो डेफिनेट शेप में हो, किसमें हो, डेफिनेट शेप में हो, आप उसे क्या बोलते हैं, आप उसे बोलते हैं सॉलिड। ठीक है, तो क्या सॉलिड, स्ट्रांग, अपोलोजेटिक का कोई मीनिंग दिया, आप बोलेंगे जी नहीं। उसके बाद है स्टेगनेंट, उसके बाद क्या है, स्टेगनेंट। और स्टेगनेंट का मतलब होता है नॉट मूविंग, या बोलेंगे कि नॉट फ्लोइंग, या बोलेंगे नॉट ग्रोइंग। जब कोई चीज ना तो बढ़ रहा है, ना मूव हो रहा है, ना फ्लो हो रहा है, चुपचाप रुका हुआ है, स्थिर है, क्या है वो, स्थिर है, आप उसी को क्या बोलते हैं, स्टेगनेंट। जैसे आप बोलते हैं ना कि नदी की जो पानी है वो बहता हुआ पानी होता है, ठीक है, फ्लोइंग वाटर होता है। लेकिन जो तालाब की पानी होती है या फिर तालाब में जो पानी होता है वो कैसा होता है, स्थिर वाटर होता है, यानी स्टेगनेंट वाटर होता है। तो स्टेगनेंट का मतलब जो रुका हुआ है। तो क्या इसका भी मीनिंग अपोलोजेटिक से मिलता जुलता है, क्या सिनोनिम है, किसी भी तरीके से उसके साथ मैच कर रहा है, आप बोलेंगे जी नहीं। तो ऑप्शन ये भी आप कट करेंगे और ये भी आप कट करेंगे। डेरिसिव का क्या मतलब होता है, डेरिसिव का मतलब होता है, इसके बारे में भी लिख लीजिए आप, डेरिसिव। और डेरिसिव का मतलब हो गया, डेरिसिव का मतलब था सो मॉकिंग। ठीक है, जब आप किसी को मॉकिंग करते हैं, जब आप किसी का मजाक उड़ाते हैं, तो आप उसे क्या बोलेंगे, डेरिसिव। आप उसे क्या बोलेंगे, डेरिसिव। या फिर इसी को बोलेंगे जॉकिंग। ठीक है, या फिर आप इसी को क्या बोलेंगे, डेरिसन। डेरिशन, यहाँ पे जो डेरिसिव लिखा हुआ ना, इसी से बनाएंगे आप डेरिसन। और डेरिसन का वही मतलब होता है जब आप किसी का उपहास उड़ाते हैं। हाँ, इसको हिंदी में लिख लीजिए, उपहास उड़ाना, उपहास उड़ाना। ठीक है, जब आप किसी का उपहास उड़ाते हैं तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे मॉकिंग, जॉकिंग, डेरिशन, या फिर बोलेंगे डेरिसिव। तो क्या ये भी इसका मतलब बना, आप बोलेंगे जी नहीं, ये भी इसका मतलब नहीं बना। अब आपके सामने बच्चा कॉन्ट्रैक्ट, तो आप आंसर तो कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि पीटी दिखाना, दया दिखाना। कब, जब आप किसी को हरा देते हैं। देखिए, जैसे कि महाभारत में
महाभारत में जो पांडव वाले पार्ट था या फिर पांडव वाले जो एक टीम था, उस टीम ने भीष्म पितामह को हरा दिया। लेकिन भीष्म पितामह को हराने के बाद वो कैसा फील कर रहा था कि नहीं, वो हमारा एक तरह से गार्जियन के रूप में है, उसके प्रति इसके भाव में काफी मतलब इसके दिल में काफी ज्यादा भाव उमड़ रहा था। तो उस तरह के सेंस को दिखाना आप क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। उस तरह के सेंस को दिखाना कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या? इसका मतलब भी वही नहीं हुआ कि किसी के प्रति आप फील कैसा कर रहे हैं? सॉरी कर रहे हैं। किसी के प्रति आप फील कैसा कर रहे हैं? सॉरी कर रहे हैं। कब? when you have defeated them, when you have defeated them, जब आप उसे हरा दिए, जब उसे कहीं ना कहीं आप मात कर दिए, और मात जब कर दिए तो आपके अंदर एक फीलिंग होने लगे, चलो इसको भी हम थोड़ा सा अपना ही भाई है, इसको भी क्या कर दें, ठीक कर दें। उसके प्रति एक दया वाली भावना आपके अंदर आने लगता है। उसी चीज को आप क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। उसी चीज को आप क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या ये दोनों का मतलब सेम नहीं बना? आप बोलेंगे जी हाँ, दोनों का सेम मतलब बना। आप उसको लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं फीलिंग वेरी सॉरी व्हेन यू हैव डिफीटेड, या फिर फीलिंग वेरी सॉरी एंड गिल्टी फॉर समवन या समथिंग दैट यू हैव डन फॉर। ठीक है, दैट यू हैव डन फॉर, जो आप उसके लिए किए हैं या फिर उसको आप हराए हैं और उसके बाद आप क्या फील कर रहे हैं? सॉरी फील कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। तब आप क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरीके से इन सारे वर्ड का हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देख लिए और आंसर भी हम लोग ढूंढ लिए। तो आप इस चीज को देख पाए होंगे कि कैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन में हम लोग कैसे पहले 3 को हटा देते हैं और अपने आप एक आंसर को हम लोग निकाल लेते हैं। हो सकता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट का आपको मतलब पता ना हो, लेकिन इसमें से ये दोनों का आपको मतलब पता था, या आप इन दोनों वर्ड के बारे में जानने की कोशिश करे होंगे। डेरिसिव भी आपके सामने एक नया वर्ड के जैसा होगा, तो आप इसके मतलब को भी लिख लीजिए। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग आंसर करेंगे। अब रहा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। गिवन इडियम ये भी आपका CHSL का Tier 1 का क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपके सामने एक इडियम लिखा हुआ है और इस इडियम का आपको एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। और इडियम आपके सामने क्या है कि स्लैप ऑन द रिस्ट। स्लैप ऑन द रिस्ट, और रिस्ट का मतलब होता है रिस्ट। रिस्ट का मतलब हो गया कलाई। रिस्ट का मतलब क्या हो गया? कलाई। ठीक है, रिस्ट का मतलब हो गया कलाई। और स्लैप का क्या मतलब होता है? स्लैप का मतलब होता है आप किसी को स्लैप करते हैं ना, थप्पड़ जड़ते हैं, थप्पड़। ठीक है, जब आप किसी को थप्पड़ जड़ते हैं तो थप्पड़ जड़ने को क्या बोलेंगे? स्लैप। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? थप्पड़ जड़ना कलाई के ऊपर, आप किसी के कलाई के ऊपर इस जगह पे आप थप्पड़ लगा रहे हैं, इसका मतलब बहुत जोर का आप उसको मार नहीं रहे, बहुत ही धीरे से उसको चोट लगेगा। ठीक है, बहुत ही कम चोट लगेगा। इसका मतलब हो गया कि आप उसको पनिशमेंट तो दे रहे हैं, लेकिन पनिशमेंट कैसा दे रहे हैं? माइल्ड पनिशमेंट दे रहे हैं। माइल्ड का मतलब कम, माइल्ड का मतलब होता है कम, ना के बराबर पनिशमेंट। ठीक है, तो माइल्ड पनिशमेंट को आप क्या बोलेंगे? स्लैप ऑन द रिस्ट। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? अ माइल्ड पनिशमेंट। पनिशमेंट दे रहे हैं लेकिन छोटी पनिशमेंट दे रहे हैं, कम उसको चोट पहुंच पा रहा है, उसको मारने की कोशिश आप नहीं कर रहे हैं बहुत जोर का, तब आप क्या बोलेंगे? स्लैप ऑन द रिस्ट। ठीक है, स्लैप ऑन द रिस्ट, इसका मतलब अ माइल्ड पनिशमेंट। बचपन में बच्चे लोगों को ऐसे ही किया जाता था, स्लैप ऑन द रिस्ट। ठीक है, इसका मतलब उसको माइल्ड पनिशमेंट दिया जाता है। ठीक, तो इस इडियम का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इन तीनों को आपको जानने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका काम करने वाला है इडियम्स के, आप जो लर्न किए हैं वही काम यहाँ पे देने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन। यहाँ पर भी वही बोला है कि द सेम। द सेम का मतलब फिर से आपको क्या ढूंढना पड़ेगा? सिनोनिम। ठीक है, क्या ढूंढना पड़ेगा आपको? सिनोनिम। और इस बार आपको सिनोनिम किसका ढूंढना है? तो इस बार आप ढूंढेंगे मैग्नेनिमिटी का। क्या किसका ढूंढेंगे आप? मैग्नेनिमिटी। मैग्नेनिमिटी। ठीक है, और मैग्नेनिमिटी क्या होता है? मैग्नेनिमिटी क्या होता है? चलिए, क्या होता है? तो यही चीज होता है जो पीछे हम लोग पढ़े हैं, मैग्नेनिमिटी। ठीक है, और इसका मतलब हो गया, इसका मतलब काइंडनेस, या फिर बोलेंगे
या फिर अब बोलेंगे हम लोग जेनरसिटी। ठीक है, आप इसको क्या बोलेंगे, काइंडनेस या फिर जेनरसिटी। यानी काइंडनेस का मतलब उदारता, जेनरसिटी का मतलब आपके अंदर जो किसी को लेकर के बड़ा अच्छा वाला एक भाव होता है, तो उस चीज को बोलते हैं जेनरसिटी। ठीक है, और ये स्पेशली रिलेटेड किससे रहता है, आपके इनेमी से। जो दुश्मन होता है ना, दुश्मन को लेकर के जो आप जेनरसिटी दिखाते हैं, जो आप उदारता दिखाते हैं, काइंडनेस दिखाते हैं, उसी चीज को क्या बोलेंगे, मैग्नेनिमिटी। क्या बोलेंगे उसे, मैग्नेनिमिटी। ठीक है, अब रहा वीरुलेंस। वीरुलेंस का क्या मतलब होता है, वीरुलेंस का क्या मतलब होता है, एक एक करके इन सारे टर्म के बारे में आप जान लीजिए। वीरुलेंस, वोलाटाइल। चलिए सबसे पहले वोलाटाइल के बारे में जान लेते हैं। वोलाटाइल का मतलब होता है जो इजिली चेंजेबल हो। ठीक है, जिसे आप बोलेंगे इजिली चेंजेबल, जो इजिली चेंज कर जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा, चेंज होकर के ये और क्या हो जाएगा, वर्स हो जाएगा, बढ़िया से खराब हो जाएगा, बढ़िया से खराब हो जाएगा। ठीक है, तब आप उसे क्या बोलेंगे, तब आप उसे बोलेंगे वोलाटाइल। जो इजिली चेंजेबल दिखे आपको, जो चेंज होता दिखे, लेकिन चेंज होकर के वो बढ़िया ना हो, बल्कि क्या हो जाए, खराब हो जाए। ठीक है, बल्कि क्या हो जाए, खराब हो जाए, आप उसे बोलेंगे वोलाटाइल। इनविडियसनेस, चलिए इसका क्या मतलब होता है, इनविडियसनेस, इसका क्या मतलब होता है, इनविडियसनेस का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है उदासीनता। अब ये उदासीनता का मतलब, जब आप ऐसा बिहेव करते हैं कि सामने वाला आपको देख करके नाखुश हो जाए, क्या हो जाए, नाखुश हो जाए, उस चीज को आप क्या बोलेंगे, उदासीनता। ठीक है, उदास दिखते, या फिर एक तरह से बोलेगा कि आप घुल मिल जाने वाले व्यक्ति में से नहीं, अलग रहने वाले व्यक्ति में से, तो आप उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे आप इनविडियसनेस। क्या बोलेंगे उसे, इनविडियसनेस। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो बोलेंगे द क्वालिटी ऑफ बीइंग likely to cause unhappiness। जब आप किसी को दुख पहुंचा, मतलब किसी की सेंस को या उस जगह को आप उदास कर दें, ठीक है, तो उस तरीके की चीज को क्या बोलेंगे, उस तरीके की चीज को उदासीनता बोलते हैं, और उसी को बोलते हैं इनविडियसनेस। ठीक है, अल्ट्रुइज्म क्या होता है, अल्ट्रुइज्म होता है जिसको आप बोलते हैं परोपकारी, जिसको क्या बोलते हैं, परोपकारी। इसका मतलब ये जो व्यक्ति होता है, ये हमेशा काइंडनेस होता है। ठीक है, ये व्यक्ति हमेशा कैसा होता है, काइंडनेस होता है। या फिर उसे बोलेंगे कि जो व्यक्ति सारी चीजों को एक तरीके से देखे, या फिर उसे बोलेंगे कि लड़ाई झगड़ा से दूर रहे, सभी के प्रति एक भावना रखे, मतलब बोलेंगे काइंड की भावना, तो उसी व्यक्ति को क्या बोलते हैं, अल्ट्रुइज्म। उसी व्यक्ति को क्या बोलते हैं, अल्ट्रुइज्म। ठीक है, समझे, उसी को क्या बोलते हैं आप, अल्ट्रुइज्म। ठीक है, जिसे बोलेंगे द एटीट्यूड ऑफ केयरिंग एवरीवन, जो हर किसी का केयर करे, हर किसी के प्रति अपनी काइंडनेस वाली भावना दिखाए, उसे आप क्या बोलते हैं, अल्ट्रुइज्म बोलते हैं, परोपकारी बोलते हैं। ठीक, अब आपके सामने एक वर्ड रहा, वीरुलेंस। इसका मतलब होता है कि आप बोल सकते हैं इसको कि क्वालिटी ऑफ हेटिंग। क्या बोल सकते हैं उसको, क्वालिटी ऑफ हेटिंग। क्वालिटी ऑफ हेटिंग, जब आप किसी से नफरत करते हैं, दैट इज कॉल्ड वीरुलेंस। ठीक है,
और एक और मीनिंग में देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग स्प्रेड बोल सकते हैं ना, स्ट्रॉन्ग स्प्रेड ऑफ डिजीज। जब डिजीज का बहुत तेज तरीके से स्ट्रॉन्ग स्प्रेड बोल सकते हैं या फिर स्पीड बोल सकते हैं, ठीक है, स्पीड ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ अ डिजीज दैट इज कॉल्ड वीरुलेंस। तो वीरुलेंस का मतलब हो गया कि किसी से नफरत करना या फिर डिजीज के स्पीड तरीके से स्प्रेड होना या फिर उसका स्ट्रॉन्ग स्प्रेड वो जल्दी वो फैलना, तो उसे भी क्या बोलेंगे आप, वीरुलेंस, ठीक है। अब देखिए आपको बताइए कि मैग्नेनिमिटी इसका क्या मतलब था, काइंडनेस या जेनरसिटी। सेम मीनिंग आपको ढूंढना है। और यहां पे आप क्या देखें कि वीरुलेंस का मतलब हो गया कि हेट करने से, तो ये तो सेम मीनिंग हुआ नहीं। वोलेटाइल का मतलब इजिली चेंजेबल, ये भी आपका सेम मीनिंग नहीं दिया। इनविडियसनेस का मतलब होता है उदासीनता, क्वालिटी ऑफ बीइंग अनहैप्पीनेस, है ना, तो ये भी आपका सेम मीनिंग नहीं दिया। अल्ट्रुइज्म का क्या मतलब हुआ कि आप किसी को केयर करते हैं, ठीक है, एवरीवन का यदि आप केयर करते हैं परोपकारी तरीके से, तो उसे आप क्या बोलेंगे, अल्ट्रुइज्म। और यहां पर भी कहीं ना कहीं एक काइंडनेस और जेनरसिटी की बात की गई है, तो आप इसका आंसर क्या करेंगे, अल्ट्रुइज्म। क्या करेंगे इसका आंसर, अल्ट्रुइज्म, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर ढूंढ लिए। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लिखा हुआ इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 alternatives select the alternative which best expresses the meaning of the idiom or phrase। यहां पर फिर से idiom वाला क्वेश्चन आ गया और इस बार idiom आपके सामने क्या है, बॉडी एंड सोल। और इसका क्या मतलब होगा, तो बोलते हैं कि मेरा तन और मन सब आपके साथ है, मेरा तन और मन सब आपके साथ है। इसका मतलब सोल का मतलब मन और शरीर, बॉडी का मतलब तन। तो इन दोनों का क्या मतलब हुआ कि हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं, हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं। और जब पूरे तरीके से आप किसी के साथ हैं तो क्या बोलेंगे, होली एंड एंटायरली, कंप्लीटली, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, कंप्लीटली या फिर होली एंड एंटायरली। तो होली एंड एंटायरली आप किसी के साथ हैं, दैट मीन्स यू आर विथ बॉडी एंड सोल विथ हिम, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो इडियम था, इस इडियम का आप सही मतलब क्या बोलेंगे आंसर में, होली एंड एंटायरली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इस ग्रुप ऑफ वर्ड का आपको सब्स्टिट्यूट ढूंढना है। इसका मतलब ढूंढना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस वर्ड का, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का क्या होगा, स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज। आपके सामने है न्यूमेरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, स्टार गेजिंग या फिर एस्ट्रोनॉमी। तो सबसे पहला वर्ड आपके सामने क्या लिखा हुआ है, न्यूमेरोलॉजी। न्यूमेरोलॉजी को यदि हम लोग थोड़ा सा बांटे तो क्या बन जाएगा, नंबर प्लस लॉजी। और लॉजी का क्या मतलब होता है, स्टडी। लॉजी का मतलब हो गया स्टडी और नंबर का क्या मतलब हो गया, नंबर। तो इसको बोलेंगे द स्टडी ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ नंबर्स ये तो रहा, लेकिन द स्टडी ऑफ नंबर्स किस पर्पस के लिए, तो यहां पे आप बोलेंगे कि इस पर्पस के लिए कि जो नंबर्स है वो लोगों के लाइफ में किस तरीके से वो एक स्पेशल इफेक्ट लाता है। तो आप बोलेंगे द स्टडी ऑफ नंबर्स इन द बिलीफ ऑफ क्या बोलेंगे, स्पेशल, इन द बिलीफ ऑफ अ स्पेशल इंपॉर्टेंस इन पीपल्स लाइफ, ठीक है, इन पीपल लाइफ्स। लोगों की जिंदगी से रिलेटेड नंबर किस तरीके का स्पेशल इंपॉर्टेंस रखता है, उसके स्टडी को आप क्या बोलेंगे, न्यूमेरोलॉजी। जैसे होता है ना कि कोई जो आदमी होता है या कोई भी व्यक्ति, उसका एक पसंदीदा नंबर होता है और उस नंबर से कहीं ना कहीं उसके राशिफल या फिर जो भी बोल सकते हैं कि वो उसके एक चीज से रिलेट रहता है, ऐसा माना जाता है। तो उस तरीके के जो स्टडी होता है उसी को क्या बोलेंगे, न्यूमेरोलॉजी। और स्टडी ऑफ नंबर्स ही करता है इन द बिलीफ ऑफ अ स्पेशल इंपॉर्टेंस इन पीपल्स लाइफ, ताकि वो पीपल्स के लाइफ में किस तरीके से एक स्पेशल
इंपॉर्टेंस रखता है, उसी को बोलते हैं न्यूमेरोलॉजी। उसके बाद है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का क्या मतलब होता है? द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स ऑफ सन, स्टार्स, ठीक है, प्लैनेट्स, इन सारे के मूवमेंट। इसमें भी आपका बिलीफ क्या रहेगा? इन द बिलीफ ऑफ अफेक्ट, इन द बिलीफ ऑफ, इसको बोल सकते हैं कि इन द बिलीफ ऑफ दैट दे, इसको बोलेंगे इन द बिलीफ ऑफ दैट दे अफेक्ट द लाइफ या द लाइफ्स ऑफ पीपल की जिंदगी में कैसे पीपल के जिंदगी में जो मूवमेंट ऑफ सन है, स्टार्स है, प्लैनेट्स है, ये कैसे उसकी जिंदगी में एक चेंज लाता है। इस चेंज के स्टडी को आप क्या बोलेंगे? इस चेंज के स्टडी को आप बोलेंगे एस्ट्रोलॉजी। मतलब आपके राशि फल की जानकारी होना, ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना कि उसके ग्रह गोचर को पढ़ना, किसी व्यक्ति के ग्रह गोचर को समझना। तो ग्रह गोचर को समझने का मतलब है कि उससे रिलेटेड जो प्लैनेट्स हैं, अर्थ है या फिर सन है, स्टार्स हैं, उसका क्या मूवमेंट है, उसकी मोशन क्या है, ठीक है। कब बोलते हैं ना कि शनि ग्रह का प्रकोप चल रहा है, ये शनि ग्रह यदि आपके राशि में बैठा हुआ आकर के, तो उस तरह की चीज को आप यदि पढ़ते हैं या फिर ऐसे कोई व्यक्ति पढ़ करके आपके बारे में बताता है, तो वो जो पढ़ने की काम करती है या फिर करता है, उसे क्या बोलेंगे? एस्ट्रोलॉजी। क्या बोलेंगे? एस्ट्रोलॉजी। स्टार गेजिंग का क्या मतलब हुआ? स्टार गेजिंग का मतलब हुआ सिर्फ लुकिंग किधर बोलेंगे? लुकिंग टूवर्ड्स अ स्काई इन द नाइट, ठीक है। जब नाइट में आप स्टार को देखते हैं, स्काई को देखते हैं और स्टार को केवल देखने की कोशिश करते हैं, तो उसे आप क्या बोलेंगे? स्टार गेजिंग। उसे आप क्या बोलेंगे? स्टार गेजिंग, ठीक है। अब रहा एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? तो अब एस्ट्रोनॉमी क्या बचा? स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, यानी सन, मून, प्लैनेट्स, इन सबके स्टडी को क्या बोलेंगे? एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। सेलेस्टियल बॉडीज बोल सकते हैं या फिर हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज का मतलब होता है कि आसमान में जो कुछ भी दिख गया, आसमान में आप आंख उठा करके देखिए, जो कुछ भी दिख गया, उन सारी चीजों की स्टडी को आप क्या बोलेंगे? एक ही साथ में एस्ट्रोनॉमी। क्या बोलेंगे? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये हुआ कि जो आपके सामने राशि फल वगैरह देखता है, ग्रह गोचर को देखता है, उसे बोलेंगे एस्ट्रोलॉजी। न्यूमेरोलॉजी जो नंबर के बारे में बात करता है, लेकिन नंबर रिलेटेड रहता है जिंदगी, किसकी जिंदगी से? लोगों की जिंदगी से, तो उसे बोलेंगे न्यूमेरोलॉजी। स्टार गेजिंग, बस आसमान को आप देखिए रात के समय में, स्टार्स को देखिए और मस्ती कीजिए, दैट इज कॉल्ड स्टार गेजिंग, ठीक। तो इस तरीके से इसके आंसर हम लोग क्या करेंगे? ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन 4। अब आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा होगा, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो वर्ड आपके सामने इनकरेक्ट हो, लिखा हुआ कैसा हो? गलत हो, उसको आपको टिक करना है। तो ग्लूमी, ये तो ठीक है, ये ग्लूमी आपका जो लिखा हुआ वर्ड है ये तो सही है, इसका स्पेलिंग भी यही होता है। ब्लूम, इसका भी यही होता है। ब्रूम, इसका भी यही होता है। शाउट आपका यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, शाउट SHOUT होता है, ना कि UOT होता है, ठीक है। तो शाउट का मतलब हो गया चिल्लाना जोर से, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं इसको क्या बोलेंगे? क्राई लाउडली, ठीक है, क्राई लाउडली। जब आप लाउडली होकर के चिल्लाते हैं, बहुत जोर से चिल्लाते हैं, तब आप क्या बोलेंगे? साउथ। ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू। ब्रूम का क्या मतलब हो गया? झाड़ू, ठीक है। ब्रूम का मतलब हो गया है झाड़ू। और अब आपके सामने एक नया वर्ड है ब्लूम। ब्लूम का मतलब होता है खिलना, जैसे बोलते हैं ना कि फ्लावर का ब्लूमिंग, ठीक है, फ्लावर ब्लूमिंग। तो फ्लावर का खिलना, आप उसे क्या बोलेंगे? ब्लूम, ठीक है। ब्लूमिंग का मतलब होता है खिलना। और ग्लूमी का क्या मतलब होता है? ग्लूमी का मतलब होता है अनप्लीजेंट,
इसका मतलब हो गया अनप्लीजेंट, या फिर बोलेंगे अपसेट, या बोलेंगे सैड। जो व्यक्ति उदास हो, ठीक है, उदास हो, उसका चेहरा डार्क डार्क हो। डार्क कब होता है चेहरा? जब बच्चा या फिर व्यक्ति उदास होता है, तो उसे आप क्या बोलेंगे? उसे आप बोलेंगे ग्लोमी, उसे आप बोलेंगे ग्लोमी, ठीक है। अनहैप्पी जिसे बोल सकते हैं, विदाउट होप बोल सकते हैं, अनहैप्पी, अनहैप्पी, विदाउट होप, विदाउट होप, बिना किसी आशा के, बिना किसी आशा के कोई बच्चा बैठा हुआ है, दैट मीन्स वो अनप्लीजेंट है, अपसेट है, सैड है, अनहैप्पी है, विदाउट होप है, मोनोटोनस हो, ठीक है। उसके बाद बोरिंग हो। तो ये सारे वर्ड आप किसके लिए यूज करेंगे? ग्लूमी के लिए, ठीक है, ग्लूमी के लिए। तो यहां पे गलत लिखा हुआ क्या था? साउट। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड। वन वर्ड अभी तो पीछे हम लोग देखे, वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। यहां पे लिखा हुआ कि वन हु हैज परसिस्टेंट न्यूरोटिक इंपल्स टू स्टील। स्टील का मतलब होता है चुराना। स्टील का मतलब क्या होता है? चुराना। जो व्यक्ति चुराने से, ठीक है, हमेशा चोरी करने से रिलेट हो, और उसका न्यूरोटिक, इसका मतलब उसका जो दिमाग है, ठीक है ना, जो उसका सेंस है, वो सेंस अपना बना लिया कि हमको भाई चोरी ही करना है जिंदगी में, और कुछ नहीं करना। क्या करना है? चोरी करना है। और बार बार उसको, उसकी जो दिमाग है वो उसको जोर देते रहता है कि बोलो भाई चोरी करो, भाई चोरी करो। तो उस तरह के सेंस या फिर उस तरीके के व्यक्ति जो हमेशा चोरी करने के लिए तैयार रहता है, उसे आप क्या बोलेंगे? तो उसे आप बोलेंगे आइकोनोक्लास्ट, क्लेप्टोमेनियाक, हाइपोक्राइट या कोनाइजियर। तो क्या बोलेंगे आप? उसे बोलेंगे क्लेप्टोमेनियाक। आइकोनोक्लास्ट क्या होता है? आइकोनोक्लास्ट जो व्यक्ति होता है, वन हु, आप बोलेंगे वन हु अपोजेज, ठीक है, वन हु अपोजेज। क्या अपोज करता है? अपोजेज जनरली एक्सेप्टेड रूल्स, बिलीव्स, ठीक है, या बिलीव्स जिसे बोलेंगे बिलीफ, ट्रेडिशंस, ये सीधा ले लेते हैं ट्रेडिशन। तो देखो ट्रेडिशन को, बिलीफ को, जो रेगुलर से चला आ रहा है उसको ना माने, उसको अपोज करे, उसकी वो बुराई करे, तो उसे क्या बोलेंगे? आइकोनोक्लास्ट। हाइपोक्राइट क्या होता है? हाइपोक्राइट क्या होता है? आप ऐसे बहुत सारे व्यक्ति को देखे होंगे जो बहुत ज्यादा ज्ञान के बारे में बात करता हो कि भाई ऐसे करना है, ये करने से हमारा इन्वायरमेंट खराब होता है, आप इस चीज को ना करो, और वो व्यक्ति वही करता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? हाइपोक्राइट, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे? हाइपोक्राइट, ठीक है। जो आपके सामने बात कर दिया, ठीक है, आपके सामने वो बात कर दिया एक मॉरल रिस्पेक्ट के बारे में, लेकिन उस मॉरल रिस्पेक्ट का वो काम नहीं करता है, तो उसे आप बोलेंगे हाइपोक्राइट। या बोलेंगे वन हु ओनली says about morality but does not follow the same, वो सिर्फ बात करता है मोरालिटी के बारे में और खुद वो चीज को फॉलो नहीं करता है, आप उसे बोलेंगे हाइपोक्राइट। दिखावे वाला काम करना। कोनाइजियर का क्या मतलब होता है? वन हु हैज डीप नॉलेज, ठीक है, डीप नॉलेज अबाउट समथिंग, जिस चीज के बारे में आप बोले, ठीक है, या फिर जैसे फूड के बारे में हो गया हो। कोई ऐसा भी व्यक्ति होता है कि यदि वो फूड इनहेल करता है तो फूड के बारे में अच्छा खासा ज्ञान रखता है। जिस भी चीज के बारे में मतलब जिस भी पर्टिकुलर चीज के बारे में, फील्ड के बारे में आप बात करते हैं, उस पर्टिकुलर फील्ड में उस व्यक्ति के पास अच्छा खासा ज्ञान है, अच्छा खासा नॉलेज है, डीप नॉलेज है। तो वैसे व्यक्ति के लिए आप क्या बोलेंगे? वैसे व्यक्ति के लिए आप बोलेंगे कोनाइजियर, ठीक है, कोनाइजियर, ठीक।
वन हु हैज डीप नॉलेज अबाउट समथिंग, कुछ भी हो या फिर जिस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात करें उस एरिया में उसका अच्छा खासा नॉलेज हो, फूड हो, क्लोथ हो, ठीक है, स्टडी हो, किसी के बारे में भी, उसके बारे में फिल्म्स हो जाए, तो उन सारी चीजों के बारे में अच्छा खासा नॉलेज रखता हो तो आप उसे बोलेंगे कॉनाइजियर। नेक्स्ट आपके सामने है चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ऑपोजिट का मतलब एंटोनेम, ऑपोजिट का मतलब एंटोनेम। इस बार आपको क्या ढूंढना है? एंटोनेम ढूंढना है। और एंटोनेम किसका ढूंढना है? फ्रस्ट्रेट का। फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है, यदि इसको वर्ब के रूप में देखें तो टू मेक समवन एनॉय, समवन एनॉय। जब आप किसी को ना एनॉय करते हैं, एनॉय का मतलब होता है ना कि उसको परेशान करते हैं, उसको क्या करते हैं? परेशान कर दें, ठीक है, या फिर उसको टेंशन में डाल दें, ठीक है, उसको किस में डाल दें? तनाव में डाल दें। टेंशन मतलब तनाव में डाल दें, तो वैसी काम को आप क्या बोलेंगे? फ्रस्ट्रेट। वैसे काम करने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे? या फिर वैसे काम करने की जो प्रोसेस है उसे आप क्या बोलेंगे? फ्रस्ट्रेट। फेटर, फेटर का क्या मतलब होता है? टू बाइंड समथिंग या फिर टू बाइंड समवन इन लिमिट्स। जब आप किसी को लिमिट्स में ही बंद कर देते हैं कि इतना ही काम करना है या फिर इतना से आपको ज्यादा नहीं जाना है, आप किसी के बोलते ना कि बंदिशे में किसी को डाल देना, तो वो बंदिशे को आप क्या बोलेंगे? फेटर। और यहीं पे एक और वर्ड बन जाता है फेटर्स। अब इसमें आप एस लगा देंगे तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? हथकड़ी। इसका क्या मतलब हो जाता है? हथकड़ी। अब देखिए, हथकड़ी किसी को पहना देते हैं, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा इधर उधर भाग नहीं पाएगा, आप उसे जकड़ करके रख ले रहे हैं, उसको एक लिमिट में घेर करके रख रहे हैं। तो किसी को एक लिमिट में घेरना, किसी को बाइंड करना एक लिमिट के अंदर, तो वही उस तरह के प्रोसेस, उस तरह के वर्ब को क्या बोलेंगे? क्रिया को क्या बोलेंगे? फेटर करना। सर्कमवेंट का क्या मतलब होता है? सर्कमवेंट का मतलब है टू मेक एक्सक्यूज अराउंड इट। जब आप किसी से क्या करते हैं? आप जब किसी से कोई भी चीज नकारने की कोशिश करते हैं तो डायरेक्टली ना बोल करके आप उसको घुमा फिरा करके बोलते हैं, अवॉइड करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं? घुमा फिरा करके। तो वैसे चीज को आप क्या बोलेंगे? सर्कमवेंट, ठीक है। टू अवॉइड समथिंग, टू अवॉइड समथिंग, लेकिन घुमाते कैसे हैं? उसके चारों तरफ आप बात करते हैं, बाय गोइंग अराउंड इट, ठीक है। टू अवॉइड समथिंग बाय गोइंग अराउंड इट, उसके चारों तरफ आप घूम करके, मतलब घुमा फिरा करके उसको आप नकारते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्कमवेंट, ठीक है। अर्क क्या क्या मतलब होता है? अर्क का मतलब क्या होता है? या फिर इसको बोलेंगे अर्क, ठीक है। इसका मतलब हो गया गाल, GALL, गाल। अब गाल का मतलब इस समझ में नहीं आया, ठीक है। गाल का मतलब क्या होता है? तो किसी को परेशान करना, टू मेक या फिर टू अनॉय, सीधा बोलेंगे टू अनॉय, किसी को परेशान करना, ठीक है, किसी को परेशान करना, चिंता में डाल देना, तो आप इसी क्या बोलेंगे? अर्क या फिर गाल, ठीक है। अब रहा बात कि फोस्टर। फोस्टर का मतलब होता है किसी को पालना, ठीक है, किसी को पालना, या फिर किसी को मेक करते हैं, कैसे? किसी को आप जब खुश करते हैं, ठीक है ना, टू मेक समवन हैप्पी, प्लेजर। जब आप किसी को खुश कर देते हैं तो आप वैसे क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलेंगे? फोस्टर। या दूसरे वर्ड में बोले तो पालना, नर्चर करना, फोस्टर करना, ठीक है। फोस्टर का मतलब पालना, किसी को नर्चर करना, या दूसरे वर्ड में बोलेंगे टू मेक समवन हैप्पी और प्लेजर, टू मेक समवन हैप्पी और प्लेजर, ठीक है। तो इस तरह के चीज को आप क्या बोलते हैं? इस तरह के चीज को बोलते हैं हम लोग फोस्टर। अब देखिए, यहां पे आपको एंटोनिम को ढूंढना है, तो वहां पे रहा कि टू मेक समवन अनॉय, परेशान करना, और यहाँ पे टू मेक समवन हैप्पी, खुश करना। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के प्रति उल्टा नहीं लगा? एंटोनिम नहीं बना? अब बोलेंगे जी हाँ, इसलिए आप टिक क्या करेंगे? फोस्टर। टिक क्या करेंगे आप? फोस्टर। तो देखिए, हम लोग क्वेश्चन आज 10 ही कर रहे हैं, लेकिन 10 के अंदर जितने सारे एक्सप्लेनेशन आ रहा है,
इस एक्सप्लेनेशन के कारण आपको बहुत सारे वर्ड का कलेक्शन मिल जा रहा होगा। अब हम लोग करते हैं आगे कि चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और आपके सामने लिखा हो कि वन हु हेट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, वन हु हेट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, आप सीधे बोलेंगे मिसोगैमिस्ट, क्योंकि मिस का मतलब होता है हेट करना और गेमी का मतलब होता है शादी, मैरिज। तो मैरिज को आप हेट करना, मिसोगैमिस्ट। पेडेंटिक का क्या मतलब होता है? पेडेंटिक का मतलब क्या होता है, जरा एक बार बताइए हमको। जैसे कुछ व्यक्ति होता है ना, वो केयर करता है, केयर करने में माहिर होता है, लेकिन केयरिंग अबाउट स्मॉल थिंग्स, ठीक है, केयरिंग अबाउट या फिर केयरिंग टू मच ले दीजिए ना, केयरिंग टू मच अबाउट स्मॉल थिंग्स, या फिर इसको बोल सकते हैं अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्या बोलेंगे उसे, अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो उस चीज के ऊपर भी आप बहुत ज्यादा केयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड पेडेंटिक। ऐसे बहुत सारे बूढ़े लोग होते हैं या फिर अपने गांव तरफ के लोग जो छोटी छोटी चीजों को बहुत ही ज्यादा सहज करके रखता है, बहुत ही ज्यादा उसको केयर करता है। उसका कुछ वैल्यू हो या ना हो अलग बात है, लेकिन उसको केयर बहुत ज्यादा करता है, तो वैसे व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे, पेडेंटिक। पॉलीग्लोट, वर्ड क्या बना है, पॉली प्लस ग्लोट। ग्लोट का मतलब होता है लैंग्वेजेस, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, लैंग्वेज। और पॉली का मतलब होता है सेवरल, ठीक है, पॉली का मतलब होता है सेवरल। और पॉलीग्लोट का क्या मतलब होता है, वन हु नोज, इसको क्या बोलेंगे, वन हु नोज या फिर स्पीक्स सेवरल लैंग्वेजेस, जो अलग अलग लैंग्वेज को बोले, ठीक है, बात करे, जानता हो, उसे क्या बोलेंगे, पॉलीग्लोट। कॉकेट, कॉकेट क्या होता है, अ वुमन हु हैज सेवरल अफेयर्स, ऐसी महिला जिसके बहुत ज्यादा अफेयर्स चलता हो, तो उसे क्या बोलेंगे, कॉकेट, ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, मिसोगैमिस्ट। और मिसोगैमिस्ट का क्या मतलब होता है, वन हु हेट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, ठीक। अब आपके सामने है आज का क्वेश्चन नंबर 10 and the last question, and the question is choose the word that means the same as the given word। और given word क्या है, क्वांड्री, क्या है, क्वांड्री। क्वांड्री का क्या मतलब होता है, क्वांड्री का क्या मतलब होता है, क्वांड्री का मतलब होता है डायलेमा। और डायलेमा का मतलब जब आप ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें, इसका आपको जानकारी, या फिर इस द्वंद में आप फंसे हैं, दैट मीन्स आप क्या है, डायलेमा में, आप किस में है, डायलेमा में, ठीक है। क्वांड्री, क्वांड्री का मतलब होता है डायलेमा। और डायलेमा का मतलब क्या बोले आप, जब आप द्वंद स्थिति में हैं। आप कौन सी स्थिति में है, द्वंद स्थिति में। अ स्टेट ऑफ बीइंग, आप बोलेंगे अ स्टेट ऑफ बीइंग, क्या बोलेंगे, अ स्टेट ऑफ बीइंग, अब अ स्टेट ऑफ बीइंग अनेबल टू डिसाइड, अ स्टेट ऑफ बीइंग अनेबल, a state of being unable to decide what to do in that situation। अब कोई भी सिचुएशन में फंस गए हैं और उस सिचुएशन में यदि आपको कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम इन क्वांड्री, आई एम इन क्वांड्री, ठीक है, या फिर आई एम इन डायलेमा। अब ब्रीज, ब्रीज का मतलब होता है अ लाइट एंड सूदिंग विंड। जब हवा बड़ा शुद्ध हो, बड़ा लाइट हो, हल्का हल्का
सुहावनी हवा, तो उसे अब क्या बोलते हैं? ब्रीज। सिंच, सिंच का मतलब क्या होता है? सिंच का मतलब होता है एक्सट्रीमली इजी, एक्सट्रीमली इजी, ठीक है, बहुत इजी। जैसे कोई एग्जाम को लेकर के आपके मन में ना बैठ गया हो कि ये एग्जाम बड़ा इजी होने वाला है, दैट मीन्स दैट एग्जामिनेशन इज सिंच। अब उसको क्या बोलेंगे? दैट एग्जामिनेशन इज सिंच, काफी इजी, एक्सट्रीमली इजी। क्लिक का मतलब होता है गुड, क्लिक का मतलब होता है गुड, समूह, ठीक है, ग्रुप जिसे बोलेंगे। और इस ग्रुप के व्यक्ति जो होते हैं या फिर इस ग्रुप में जितने सारे लोग होते हैं, सारे बस एक साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं। उसको दूसरों से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, उसको दूसरों से कोई मतलब नहीं होता है, अपने आप में मस्त होते हैं, अपने सारे लोग एक साथ टाइम को स्पेंड करते हैं, तो वैसे ग्रुप को क्या बोलेंगे? क्लिक। इम्पास, इम्पास का क्या मतलब होता है? इम्पास का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ बीइंग अनेबल टू डिसाइड व्हाट टू डू इन दैट सिचुएशन। आपका मतलब हो गया कि डायलेमा, इसका मतलब हो गया डायलेमा, ठीक है, या ऐसे सिचुएशन जहां पे आप अनेबल हैं, इम्पॉसिबल है कुछ भी काम को करने के लिए, इम्पॉसिबल है कुछ भी काम को करने के लिए, इसका मतलब आप अनेबल हैं डिसाइड करने के लिए, आप अनेबल है उस सिचुएशन से मतलब उस सिचुएशन को पार कर पाने में, तो वैसे क्या बोलेंगे? इम्पास, ठीक है, इम्पास इसका मतलब हो गया अनेबल टू डिसाइड। तो इस तरीके से आज हम लोग इन क्वेश्चंस को देखें। अब आपको हम बता दें कि आपके लिए हम लोग प्रैक्टिस बैच लेकर के आए हैं और इस बैच को शुरू किए काफी दिन हो चुका है, लगभग इसको हम लोग शुरू किए हैं 4 मई से, और उस दिन से ये कंटिन्यू है। इस बैच में हम आपको इंग्लिश, ठीक है, और साथ में सर आपको मैथ और मेन जो है आपको रीजनिंग, इन तीनों पे आपको चैप्टर वाइज, मिक्स्ड एंड प्रीवियस ईयर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाया जाता है। तो आप इस वाले प्रैक्टिस बैच को एंजॉय करना मत भूलें, इसका यूज करना मत भूलें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत सारे वर्ड्स के बारे में आप जान पाए होंगे, और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर से उठाया गया क्वेश्चन था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे विथ योर करिकुलम, और पढ़ते रहिए, बढ़िया से रहिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद, बाय।